नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत और मैं हूं दीपाली बिष्ट। अभी हाल ही में बिहार के चुनाव समाप्त हुए हैं। इस बार बिहार चुनाव में जो मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है वह बिहार चुनाव से ज्यादा एसआईआर था। जी हाँ, एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। आसान भाषा में समझे तो वोटर लिस्ट को अपडेट करना। वोटर लिस्ट को अपडेट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि वोटर लिस्ट में जिस तरह से जो लोग एक जगह से दूसरी जगह पलायन कर चुके हैं या फिर कई लोगों की जो डेथ हो चुकी है उनके नाम हटाना वोटर लिस्ट से, कई नए लोगों को जोड़ना, ये बेहद जरूरी होता है। तो इसलिए इसके लिए एसआईआर की पूरी प्रक्रिया की जाती है। बिहार के बाद अब एसआईआर फेज 2 देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कराया जा रहा है और इसकी प्रोसेस अभी हाल ही में चल रही है। अगर हम बात करें कि एसआईआर में कौन से ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं और इसकी पूरी टाइमलाइन क्या है, यानी कि एन्यूमरेशन से लेकर के जो ड्राफ्ट लिस्ट जारी होगी उसकी टाइमलाइन क्या है, वो किस किस दिन होगी और कौन सी डेट्स को होंगी, तो वो भी जान लेना जरूरी है। अगर हम एसआईआर फेज 2 की बात करें तो इसमें कई सारे ऑफिसर्स इंक्लूड है, जैसे ईआरओ यानी कि इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स, एईआरओ असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स, बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर्स और इन सभी बीएलओस को सुपरवाइज करने वाला एक सुपरवाइजर। अब जो भी ऑफिसर्स इसमें शामिल हैं उनको ये ड्यूटी दी गई है कि वे इस पूरी प्रक्रिया को आसानी से करवाएंगे, लोगों तक जाएंगे, जिनके नाम कटने हैं उनके नाम को काटेंगे। उसके अलावा जिन लोगों के नए नाम जुड़ने हैं, जिनको फॉर्म्स फिल करने हैं, ये सारा काम भी बीएलओस का होगा। बूथ लेवल ऑफिसर्स बेसिकली वो ऑफिसर्स हैं जो इस पूरी प्रक्रिया में सबसे ज्यादा ग्रास रूट लेवल पर जाकर के काम करने वाले हैं और जिनकी वजह से ये एसआईआर की पूरी प्रोसेस सही तरीके से होने वाली है। अब हम जान लेते हैं इसकी टाइमलाइन को। अगर टाइमलाइन की बात करें तो 28 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर तक बीएलओस की ट्रेनिंग हुई थी एसआईआर फेज 2 के लिए। अब इतनी कम दिनों में क्या ट्रेनिंग दी गई, किस तरह से ट्रेनिंग दी गई, ये पूरा इलेक्शन कमीशन पर डिपेंड कर रहा था। इसके अलावा 4 तारीख से लेके यानी कि 4 नवंबर से लेके 4 दिसंबर के बीच जो भी फॉर्म्स फिल होने हैं, जिन भी लोगों के फॉर्म्स फिल होने हैं 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, उनकी टाइमलाइन रखी गई। इसके बाद 4 दिसंबर तक ये सारे फॉर्म्स फिल हो जाने हैं। उसके बाद 9 दिसंबर को यानी कि 9 दिसंबर 2025 को, अगले महीने, ये जो ड्राफ्ट लिस्ट है इस पूरे एसआईआर फेज 2 की, ये जारी की जानी है। तो ये थी पूरी प्रोसेस कि किस तरह से एसआईआर फेज 2 कंडक्ट कराया जाना है और किस तरह से उसकी कौन कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज हम इसकी बात कर क्यों रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि ये पूरा मामला कितना आसान है कि एसआईआर फेज 1 हुआ था वो काफी हड़बड़ी में हुआ था, जो कि बिहार में कराया गया था। पहले दिन बताया गया और दूसरे दिन से ये सारी प्रक्रिया चालू कर दी गई। उस टाइम पे ये बड़े सवाल उठे थे कि बिहार में इतनी जल्दी एसआईआर कराने का क्या मतलब है, और अगर बिहार में इतनी जल्दी एसआईआर कराया जा रहा है तो इसमें होने वाली गड़बड़ियों की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या इलेक्शन कमीशन लेगा? क्या इसके पीछे सरकार का हाथ है, या फिर इसमें वोटर्स के नाम काटने या फिर वोट काटने का एक जरिया बनाया जा रहा है इसको? अब एसआईआर फेज 2 और भी ज्यादा हड़बड़ी में कराया जा रहा है, ऐसा कई सारी पार्टीज का यानी विपक्ष का कहना है। मामला क्या है ये जान लेते हैं। मामले की बात करें तो एसआईआर फेज 2 का भी कहीं ना कहीं उसी तरीके से विपक्ष जो है वो उसकी आलोचना कर रही है। एसआईआर फेज 2 के अगेंस्ट है विपक्ष, और बीएलओस जो है वो भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं एसआईआर फेज 2 के लिए। अब क्यों किया जा रहा है, पूरा मामला क्या है? बात करें तो इसमें पूरी परेशानी जो है कहीं ना कहीं वो बीएलओस को झेलनी पड़ रही है। जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं उनको ये सारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। बंगाल में प्रोटेस्ट हो रहा है, जितने भी बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं वह सभी सड़कों पर उतर आए हैं। अब सड़कों पे उतरने का कारण ये है कि जो बीएलओस ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं उन्हें कई सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। चैलेंज नंबर 1 तो ये है कि उन्हें सस्पेंशन का डर दिखाया जा रहा है, यानी कि उनके ऊपर इतना सारा काम है। ये सारे जो बीएलओ ऑफिसर्स हैं ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी गवर्नमेंट स्कूल्स और उनके जो टीचर्स वगैरह होते हैं उनको ये सारी ड्यूटीज परफॉर्म करनी है। उन्हीं को बूथ लेवल ऑफिसर्स की जिम्मेदारी दी गई है। अब उनके पास अपने स्कूल का काम भी है और उनको अपने घर को भी मैनेज करना है, प्लस उनके पास बूथ लेवल ऑफिसर होने की भी ड्यूटी है। इसके साथ साथ उन पर ये पाबंदी भी लगाई गई है कि आपको एक दिन के अंदर 100 फॉर्म्स एटलीस्ट जमा करने हैं।
इसके अलावा उनको ये चैलेंजेस भी फेस करने पड़ रहे हैं, कहीं पर नेट चल रहा है, कहीं पर नहीं चल रहा है। कई बार नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से भी जो फॉर्म्स है वो टाइम पर सबमिट नहीं हो रहे, जिस वजह से उनका टारगेट पूरा नहीं हो रहा है। टारगेट पूरा ना होने के बाद उन्हें अपने सुपरवाइजर से भी डांट सुननी पड़ रही है, जिसकी वजह से ये सभी बूथ लेवल ऑफिसर्स स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। इसी के चलते अब उन्हें सस्पेंशन का डर भी सता रहा है। उन्हें इस तरीके की बातें कही जा रही है कि अगर आपने टारगेट पूरा नहीं किया या फिर दिन के 100 फॉर्म्स जमा नहीं कराए तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, आपको अपनी ड्यूटी से हाथ धोना पड़ेगा। अब ऐसे में बूथ लेवल ऑफिसर्स के एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। अब इससे परिणाम क्या आ रहे हैं? इसके परिणाम ये देखने को मिल रहे हैं कि बीएलओ की भारी मात्रा में मौत हो रही है। बूथ लेवल ऑफिसर्स कुछ सुसाइड कर रहे हैं तो कुछ बीमार होने के कारण अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। दी हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार रात को मध्य प्रदेश के रमाकांत पांडे और सीताराम गोंड की जान चली गई। ये दोनों ही बीएलओ के पद पर नियुक्त थे। उनकी फैमिली का कहना है कि डेडलाइन के चलते वे काफी स्ट्रेस्ड रहते थे, जिस कारण वे बीमार हो गए और उनकी जान चली गई। इसके अलावा द हिंदू की एक और रिपोर्ट के अनुसार एमपी के नारायण दास सोनी के नाम, जो कि एक टीचर थे, वह भी बीएलओ की ड्यूटी पर नियुक्त थे। उस दौरान जब वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे तो वे लापता हो गए। वे पिछले 3 दिन से गायब हैं और उनकी कोई खोज खबर नहीं है। अब बात यहाँ तक भी नहीं खत्म होती है। दी स्टेट्समैन की रिपोर्ट के मुताबिक 55 साल की वीना मिश्रा, जो कि एमपी के रीवा जिले में आंगनवाड़ी कर्मचारी थी, उनकी भी बीते मंगलवार को एसआईआर ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। इसके अलावा अनीता नागेश्वर और मीना राम नाम के साथ भी यही हुआ। उनकी भी बीएलओ ड्यूटी के दौरान ही मौत हो गई। इसके अलावा दी स्टेटमेंट की एक और रिपोर्ट के अनुसार एसआईआर के कारण कई और बीएलओस की मौत भी हो गई है, जैसे कि केरल के अनीश जॉर्ज, राजस्थान के हरिओम बैरवा, बंगाल के रिंकू तरफदार समेत गुजरात के 4 और स्कूल टीचर भी अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। इसके अलावा बंगाल के कमल लश्कार एसआईआर ड्यूटी से स्ट्रेस के चलते हॉस्पिटलाइज्ड भी हो गए हैं। अब ऐसे में जब बीएलओस को इतना ज़्यादा स्ट्रेस झेलना पड़ रहा है, इतना ज़्यादा डिप्रेशन झेलना पड़ रहा है, उन्हें लगातार अपने सुपरवाइजर से डांट खानी पड़ रही है, एक तरफ टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, दूसरी तरफ उनकी फैमिली प्रॉब्लम भी है। इसके चलते अगर बीएलओ टेंस ना हो तो फिर क्या हो? अगर वो सड़कों पे ना उतरे तो फिर क्या करें? उनके पास ऐसा कौन सा दूसरा विकल्प है जिसे वह अपना सकते हैं? इतना ही नहीं, इसके अलावा अगर हम देखें तो उनकी सैलरी में बढ़ोतरी देखने को मिली है। यानी कि बिहार के मुकाबले अब जो एसआईआर फेज 2 हो रहा है, सरकार ने बीएलओस के लिए जो भी अलाउंसेस हैं या उन्हें जो इंसेंटिव दिए जा रहे हैं उन्हें भी बढ़ा दिया है। उनका जो रेन्यूमरेशन है वो 6,000 से 12,000 कर दिया गया है। इंसेंटिव्स की बात करें तो 1,000 से 2,000 कर दिए गए हैं। बीएलओ सुपरवाइजर्स की सैलरी की बात करें तो वो 12,000 से 18,000 कर दी गई है। ऐसे में क्या इनकी सैलरी के हिसाब से जो बढ़त देखने को मिली है, क्या वे उनकी मौत का कॉस्ट चुका सकती है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसके बाद अगर हम बात करें ममता बनर्जी की, यानी कि बंगाल में जो सीएम हैं उनकी, तो उनका भी एक बड़ा बयान देखने को मिला है। ममता कहती हैं कि मतदाता सूची से वैध नाम काटने पर सरकार भी गिर सकती है और एसआईआर में आखिर इतनी जल्दी क्यों दिखाई जा रही है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये बिहार के समय पर भी उठा था और ये अब भी देखने को मिल रहा है कि एसआईआर में इतनी जल्दी क्यों दिखाई जा रही है और बीएलओ पे इतना प्रेशर क्यों डाला जा रहा है। अब ये तो था पूरा मामला कि आखिर बीएलओ क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो बंगाल में हो या एमपी में शिकायत कर रहे हो या कहीं और। लेकिन इस पूरे मामले के बीच गौरतलब बात यह है और कुछ अहम जो प्रश्न उठते हैं वो ये उठते हैं कि इन बीएलओ की जान का जिम्मेदार है कौन? क्या वो केंद्र सरकार है, क्या वो राज्य सरकार है, या फिर क्या वो इलेक्शन कमीशन है? आखिर इन मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा? इसके अलावा दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ मुआवजे या अलाउंस बढ़ा देने से या सैलरी में इजाफा कर देने से उनकी जान की कीमत लगाई जा सकती है? ये एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा क्या केंद्र और राज्य के बीच बीएलओ पिस रहे हैं? यानी कि क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार की राइवलरी के बीच जो बीएलओ जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं उनको उन दोनों का आक्रोश झेलना पड़ रहा है? उस बीच उनको इस बात की परेशानी हो रही है कि उन पे हर तरफ से प्रेशर दिया जा रहा है, चाहे वो केंद्र हो
केंद्र एसआईआर करवाना चाहती है, इलेक्शन कमीशन एसआईआर करवाना चाहता है, स्टेट जो है वो ये चाहती कि एसआईआर ना हो। तो इन दोनों के बीच झेल कौन रहा है सारी चीजें? वो झेल रहे हैं हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी कि बीएलओ। तो अब इस पे किसकी जिम्मेदारी बनती है, ये सोचने का विषय है। अगर आपको खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे साथ जुड़े रहे पॉलिटिकल पंचायत पर।